यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिराव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, इस समय कई प्रकार की शीतकालीन फसलें आपके खेतों में लगी हुई हैं। शीतकालीन फसलों में कई प्रकार के कीट का प्रकोप हो जाता है, जिससे कि फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो आइए आज हम आपको शीतकालीन फसलों में कीट के प्रकोप के नियंत्रण और उसके बारे में जानकारी करवाते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रविंद्र प्रसाद, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में कीट विज्ञान विभाग से वरीय वैज्ञानिक के रूप में अवकाश प्राप्त हैं और आज भी समय समय पर अपनी सेवा हमारे किसान भाइयों को प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर रविंद्र प्रसाद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई नमस्कार, जोहार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, शीतकालीन फसल क्या है और कौन कौन सी है? शीतकालीन फसल वैसे फसलों के समूह को कहते हैं जिसका जीवन चक्र शीत में ही पूरा हो जाता है और जिसकी बुआई सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है और कटाई अप्रैल तक मोटे तौर पर ख़त्म हो जाता है। और इन फसलों में से इसी को कहते हैं शीतकालीन फसल। इस तरह के जो फसल हैं उसको शीतकालीन फसल कहते हैं। इसकी गिनती अगर करें हम तो दलहनी में जो शीतकालीन फसल हैं उसमें सरसों, तीसी, तिलहनी में हो गया, दलहनी में चना, मसूर, मटर। फिर सब्जी में तो बहुत तरह फसल हैं। गोभी वर्गीय जितनी सब्जियां हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंदा गोभी, ब्रोकली, फिर आलू, टमाटर, बैगन, भिंडी, बोड़ा, फ्रेंच बीन इत्यादि। फिर जो शोभाकर पौधे हैं, पुष्प पौधे हैं, उसमें गेंदा, उड़हुल, गुलदाउदी, गुलाब इत्यादि। कनेल को भी कहा जा सकता है। कनेल भी है। हाँ जी, कनेल भी है। कनेल भी है। कनेल तो चूँकि पूरे साल उसका फूल उपलब्ध होता है, जी। इसलिए तो वो तो बहुवर्षीय हो गया। ऐसे डॉक्टर साहब, जाड़े के मौसम को खासकर सब्जी के लिए ये सबसे अच्छा मौसम कहा जाता है, राजा कहा जाता है। और करीब करीब आप ये देखेंगे कि हर प्रकार की सब्जी का उत्पादन इस मौसम में, इस शीतकालीन मौसम में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। जो आप साल भर जो सब्जी नहीं देखते हैं, आपको नहीं मिलता है, वो सब्जी का उत्पादन जाड़ा के मौसम में हमारे झारखंड के किसान भाई बहन जरूर करते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम लोग अपने झारखंड के किसान भाई बहनों को शीतकालीन फसलों में हानिकारक कीट के प्रकोप के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि लाही कीट के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। शीतकालीन फसलों को आक्रमण करने वाले जितने कीट हैं उसमें से लाही एक प्रमुख कीट है। लाही का जो परिचय अगर हमको देना है, समझना है, तो लाही सूक्ष्म आकृति का एक कीट है जिसका लंबाई 1 मिलीमीटर, चौड़ाई आधा मिलीमीटर होता है। इसका रंग हरा, गंधला हरा, काला, भूरा, 3-4 तरह का रंग होता है। अलग अलग फसलों में अलग अलग रंग के लाहियों का प्रकोप होता है। अच्छा, आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो फसल जैसा है उसमें इसका रंग उसी प्रकार का होता है। उस तरह का कुछ हद तक है। हाँ, लेकिन जैसे कि अब दलहनी में जो लगता है उसका रंग भूरा होता है। ठीक, वही पूछा सीम में लगता है वो हरा, गंधला हरा होता है।
गुलाब में लगता है गंधला हरा होता है, किसी किसी फसल में काला होता है। जैसे एक फसल और है कुसुम कहते हैं उसको, सैफ फ्लावर, उसका लाही पूरा काले रंग का होता है और थोड़ा बड़े साइज का होता है। और अपवाद है, सबसे बड़े आकार का लाही कीट है जो कुसुम में लगता है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, लाही के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये लाही बहुत ही एक ठो खतरनाक कीट माना जाता है फसलों के बर्बादी के लिए, नुकसान के लिए, क्षति के लिए। बिल्कुल। तो आप हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को ये बताएं कि हमारे किसान भाई लाही की पहचान कैसे करेंगे? लाही का आक्रमण फसलों पर समूह में होता है, झुंड में होता है, सूक्ष्म आकृति का होता है। अगर आप पौधे के पत्तियों को छुएंगे जी, किसी तना को छुएंगे जी, तो हाथ में अगर लसलसा पदार्थ लग जाता है, जी जी, ये भी इंगित करता है कि इसमें लाही का आक्रमण हुआ है। अगर उस पौधा में चींटी का विचरण हो रहा है तब भी इसका मतलब होता है कि उसमें लाही का प्रकोप हुआ है। जी। तो ये सब लक्षण है उसके। जी, और यही लक्षण है जी, मैंने इसकी पहचान है, ये पहचान है। पहचान यदि किसान भाई पहचाना चाहे तब आसान से। वैसे लाही ऐसा कीड़ा है जिसको लगभग 90% किसान जानते हैं। जी जी, जो नई पीढ़ी के कोई किसान, जो नए किसान बनने जा रहे हैं, उनको थोड़ा अनुभव की जरूरत भले हो सकती है, अदरवाइज अन्यथा इसका जानकारी किसान को है कि लाही है क्या। डॉक्टर रविंद्र प्रसाद जी, लाही एक बहुत ही खतरनाक कीट माना जाता है फसलों के नुकसानी के दृष्टिकोण से। तो आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि लाही फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है? लाही जो कीड़ा है ये रस चूसने का काम करते हैं, रस चूस करके पौधे को कमजोर कर देते हैं। और जो रस कहाँ से चूसते हैं? पौधों के कोमल डंठलों से, तनों से, पुष्प कलियों से, पत्तियों से, नरम मुलायम फलियों से, सभी अंगों पर जो कोमल अंग उसका है वहाँ पर लाही का वास सैकड़ों हजारों की संख्या में होता है और भारी मात्रा में रस को चूस लेते हैं, जिसके चलते उसके पुष्पन पर, उसके फलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उपज में कमी आती है और नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, लाही के क्षति के लक्षण कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं? लाही की क्षति, जो पौधा लाही से ग्रसित हो गया है उन पौधे का पत्तियां काली पड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, बाद में सूख जाएगी और हाथ से छूने पर चिपचिपा ऐसा उसमें लगता है। कालांतर में वही पौधे जो चिपचिपा पदार्थ के चलते काला पड़ जाता है पौधों की सतह, पत्तियों का भी, तना का भी, पुष्पकलियों का भी। और ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है कि उस पर एक कालिख नुमा सूटी मोल्ड फफूंद पनपता है जी, जिसके चलते पौधा का जो शरीर है जो कि लाही ग्रसित है वो काला पड़ जाता है। काला पड़ने के चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, जिसके चलते पौधा में अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो उसका फलन, पुष्पन सब बाधित होगा और कम हो जाएगा। उसका जो ग्रोथ है, उसका जो बढ़ना है, सब रुक जाएगा, रुक जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, लाही के क्षति के लक्षण कौन कौन है, कैसे कैसे, क्या क्या बारे में आपने बताया? लाही के आक्रमण से फसलों के या पौधों के किन किन भाग को ज़्यादा क्षति पहुंचता है? पौधों का जो भी जितने भाग हैं, जो कठोर भाग हैं, जड़ है चाहे मोटा तना है, उसको छोड़ करके जो बच जाता है, कोमल तना से शुरू होता है, डंठल से शुरू होता है और फिर पत्तियों पर आता है, उसके फुनगी पर आता है और उसके बाद पुष्प कलियों पर, पुष्प पर भी, फूल पर भी या फल पर भी आता है, नरम मुलायम बहुत, उस पर भी सैकड़ों की संख्या में लाही होते हैं और उनके सभी अंगों से भरपूर मात्रा में उसके रस को चूस डालते हैं और लाही की संख्या जितनी बढ़ेगी और नुकसान का मात्रा भी उतना ही बढ़ेगा। जी। डॉक्टर साहब, लाही के आक्रमण व प्रकोप को प्रोत्साहित करने वाले कारक व तत्व कौन कौन से हैं? बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। लाही को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में तापमान का ठंडा होना, शीतकालीन मौसम का जो भी, शीतकालीन मौसम होने के लिए जो भी आवश्यक कारक है, जैसे तापमान कम होना, आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता का ज़्यादा होना, कोहरा कुहासा छाया रहना, बदली छाया रहना। इसके अलावे जो मानवीय कारण है कि अगर फसल, शीतकालीन फसल देर से बोई गई है, रोपे गए हैं, तो उसमें भी ज़्यादा प्रकोप होता है। तो ये सारे कारक जो हैं फसल को
लाही से ग्रसित होने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं, तत्व हैं। डॉक्टर साहब, लाही जो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, और आपने जैसा बताया कि इसकी पहचान, इसके लक्षण और कैसे कैसे किस तरह से ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी मिली। अब हमारे झारखंड के किसान भाइयों को ये जानना जरूरी है कि लाही के जब आक्रमण का प्रकोप होता है तो इसके कारण जो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं जिसको, ये किस प्रकार उसको बाधित करता है? प्रकाश संश्लेषण को प्रतिपादित करने के लिए उसको, मतलब जो क्रियाकलाप जहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वो पत्तियों के चलते होता है। पत्ती और सूरज, पत्ती क्लोरोफिल, पत्ती में क्लोरोफिल होता है जिसके चलते पत्ती हरा होता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की रोशनी भी चाहिए। तो सूरज की रोशनी होना चाहिए और पत्ती स्वस्थ होना चाहिए, पत्ती पर कोई आवरण नहीं होना चाहिए। तो लाही के प्रकोप के चलते पत्तियों पर एक आवरण बन जाता है, चिपचिपा पदार्थ का पहले, उसके बाद में फफूंद का, और जब आवरण बन जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। तो कारण यही है कि जो लाही में एक ऐसा अंग होता है जिस अंग के द्वारा लाही मधुरस, मीठा रस छोड़ता है, और उसी मीठा रस के चलते पौधे पर एक लेयर बन जाता है, अस्तर बन जाता है, और वो अस्तर बनने के पश्चात उस पर फफूंद पनपता है जो काला हो जाता है। और काला होने का कारण हुआ कि पत्तियों, पूरा सभी पत्तियों का जो कीट ग्रसित पत्ती है, लाही ग्रसित पत्ती है, उस आवरण के चलते प्रकाश संश्लेषण होने वाला जो सतह जहाँ रहता है वो हो जाता है, उस पर ढक जाता है, जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण पूरी प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो न बढ़िया पौधा का स्वास्थ्य होगा, न उसमें बढ़िया पुष्पन होगा, न उसमें उचित मात्रा में फल लगेंगे। तो फल इतनी तरह का व्यवधान पैदा, न उसका बढ़ावा अच्छा होगा, न ग्रोथ अच्छा होगा। तो इसके चलते हमारा उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक क्षति उठाना पड़ेगा किसान को। जी किसान भाइयों, प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा आपको हम जानकारी हम भी दे दें कि प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधा का जड़ मिट्टी से पोषक तत्व, पानी लेकर टहनी के माध्यम से पत्तों तक पहुंचाता है, और पत्तों के द्वारा सूरज की रोशनी में पूरे पौधे के लिए भोजन तैयार किया जाता है, और उसे पूरे पौधे में उसके द्वारा आपूर्ति की जाती है, भेजी जाती है। इसी को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, जिससे कि पूरा का जो पूरा पौधा इसी पर आधारित होता है, जीवित रहता है। यदि प्रकाश संश्लेषण ना हो तो पौधा का, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि उसका बढ़वार नहीं होगा, उसमें फूल नहीं निकलेगा, उसमें उसकी जो उपज हमको मिलनी चाहिए, उत्पादन मिलना चाहिए, फसल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा, पौधा रुग्ण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब बात यह है कि लाही का कीट जो है, यदि लाही का कीट किसी पौधे पर लग जाए तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके पहचान के लिए तो अगर उसमें लाही का प्रकोप हुआ है तो छोटी प्रकार की चींटी और बड़ा प्रकार का चींटी, दोनों प्रकार का विचरण होगा, क्योंकि मधुरस उसमें है। उस मधुरस को पाने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, उसको खाने के लिए चींटी पहुंचती है। चींटी के आक्रमण के, चींटी के जो विचरण होता है पौधा पर, उसके चलते लाही को कोई नुकसान नहीं होता है, पौधा का नुकसान नहीं होता है। लेकिन वो जो मधुरस है, उसमें मधुर मीठा रस है, वही मधुरस है जो लाही के द्वारा साबित किया गया है, उसके चलते उसमें विचरण करता है। ये विचरण इंगित करता है कि उसमें लाही का प्रकोप हुआ है। जी। एक तो ये लक्षण हो गया, पहचान हो गया। दूसरा है कि अगर कहीं पौधा किसी भी कोमल भाग को अगर छुएंगे तो हाथ में चिपचिपा पदार्थ लगेगा, कुछ लाही का भी कुछ कीड़े हाथ में सट जाएंगे। जी जी। और हाथ का जो अगर दो उंगलियों को स्पर्श करके देखते हैं चुटकी के रूप में, तो चिपचिपा लगता है। ये भी दर्शाता है कि उसमें लाही का प्रकोप हो चुका है। जी। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है जिस पौधों पर लाही का प्रकोप होता है उस पौधों पर चींटियों का आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि इतनी ज़्यादा संख्या में जो चींटियाँ पौधों में लग जाती हैं, आती जाती हैं, इसका क्या कारण है, इसके बारे में बताइए। हम बता चुके हैं कि लाही में एक ऐसा अंग होता है, उसके पिछले भाग में 2 ट्यूब होता है, नली होती है, जिसको कहते हैं हनी ट्यूब, मधुरस छोड़ने वाला नली।
वही अंग है जो मधुरस छोड़ने बनाता है, शरीर से बनता है और वहाँ से छोड़ता है जो पौधों पर गिरता है। जी। तो जो मधुरस छोड़ता है, तो मधुरस तो मीठा होता है, और मीठा होने के चलते उसमें चींटी, छोटे प्रकार का और बड़े प्रकार का दोनों तरह का चींटी, लाल चींटी भी और भी जो अन्य चींटियाँ होती है, उसको पाने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए भोजन के रूप में वहाँ पर पहुँच जाती है और विचरण करती रहती है। तो यही कारण है, मीठा होता है ना उसका मधुरस, इसलिए उस वहाँ पर चींटियाँ पहुँच जाती है। डॉक्टर साहब, एक बात और देखा जाता है कि लाही से ग्रसित पौधों को, पौधों की पत्तियों पर जो कि कोमल पत्ती होते हैं, उसके जो भाग होते हैं, नरम पुष्पकलियाँ होती हैं, उस पर फल फूल पर इन कीड़ों का प्रकोप होता थोड़ा है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में बताइए। और वो भाग जो है जहाँ पर इनका प्रकोप होता है वो काले पड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है, हमारे किसान भाइयों को बताइए। लाही, जैसा हम बता चुके हैं कि लाही का जो खाने का जो तंत्रिका है वो रस चूसने वाला है, ये चबा खाने वाला नहीं है कीड़ा। एक कीड़ा जिस तरह से मच्छर हम लोग के शरीर से खून चूस लेता है, उसी तरह से इसके मुखांग भी रस चूसने वाले होते हैं। तो रस वहीं से चूसा जा सकता है आसानी से जिसका जो मुलायम हो, कोमल हो। और एक कोमल अंग क्या क्या होंगे? कोमल तना, कोमल डंठल, पत्तियाँ, पुष्पकलियाँ, पुष्प और नरम नरम नए नवीन फली और फल, ये सब नरम होते हैं ना। तो इसके रस को चूसता है और चूस करके अपना जीवन यापन करता है लाही। अब डॉक्टर साहब, प्रश्न ये उठता है कि जब पौधों पर, फसलों पर लाही का प्रकोप हो चुका है, तो अब इन खतरनाक कीटों से फसलों को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिन फसलों पर लाही का प्रकोप हो गया है डॉक्टर साहब, उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है? इसकी कुछ प्रक्रिया, तो कुछ कीटनाशी पदार्थ है जो कई वर्ग के होते हैं, कई ग्रुप के होते हैं। उसके अलावा क्या है कि शीतकालीन फसल को थोड़ा अगात बोना चाहिए, अगात रोपना चाहिए। अगस्त के अंत से शुरू कर करके जैसा ज़मीन खाली है उस हिसाब से सितंबर अक्टूबर तक तो उसकी बुआई या रोपाई हो जानी चाहिए। क्योंकि जितना लेट करेंगे हम बुआई, लेट करने से क्या होता है कि उसका जो फलन, पुष्पन का जो अवधि आती है, अवस्था आती है फसल का, तो उस समय लाही का प्रकोप कब ज़्यादा होता है? जनवरी दिसंबर के अंत में या मध्य से शुरू होता है लाही का प्रकोप, और फरवरी तक रहता है इसका प्रकोप। तो दिसंबर जनवरी इसका चरम काल है जी। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा घटने लगता है। लेकिन घटने का जो घटना बढ़ना का जो कारक है, जैसे अभी देखिए, आज अभी जो हम जिसमें बात कर रहे हैं, अभी बदली छाई हुई है जी। तो इस हालत में अगर बदली नहीं रहती तो घटता, लेकिन बदली छा गई तो और उसका प्रजनन गुणन बढ़ेगा जी। तो अभी घटेगा भी नहीं। इसका मतलब है कि ऐसा रहा तो मार्च तक, जब तक इस तरह का मौसम बनता रहेगा, परिस्थितियाँ बनती रहेगी, तब तक लाही का प्रकोप होता रहेगा और उसके प्रजनन में वृद्धि होगी, गुणन होगा और फसल का नुकसान करने में लाही की आबादी सक्षम होगा। आपके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आज का जो मौसम है, कभी जाड़ा हो रहा है, थोड़ा कभी गर्म हो जा रहा है, और कभी बदली छा रही है, कभी बदली छा जा रहा है, सापेक्ष आर्द्रता, नमी की जो मात्रा है वायुमंडल में बढ़ जा रही है। तो इससे जो ये लाही का जो कीट है उसके लिए काफ़ी अनुकूल वातावरण बन जा रहा है। एकदम बिल्कुल अनुकूल वातावरण। और ऐसे अनुकूल वातावरण में फसलों को वो काफ़ी नुकसान पहुंचाने में उसको काफ़ी मदद मिलती है। तो डॉक्टर साहब, अब इन लाही कीटों के नियंत्रण के लिए वैसे कौन कौन से कीटनाशक या कीटनाशी हैं जिनकी मात्रा और उसका प्रयोग के बारे में हमारे किसान भाई बहनों को आप बताएं। अगर फसल में आक्रमण जो लाही का हो रहा है निम्न स्तर का है, तब तो कुछ वनस्पति हैं, जैसे नीम है, करंज है, ऐसे कई पौधे हमारे परिवेश में हैं जिनमें कीटनाशी गुण मौजूद हैं। तो नीम से निर्मित कीटनाशी घर में भी हम बना सकते हैं। नीम का अगर आपका पेड़, आपके आजू बाजू में नीम का पेड़ है तो उसका फलियां को तोड़ लें और फलियां के छिलकों को मसल करके बाहर, गुद्दे को बाहर निकाल लें, गुठली को सुखा लें और गुठली को पानी में भिगो दें रात भर। उसके बाद उसको पीस दें, उससे जो रस बनेगा, छिट्टी को छान के छिट्टी को फेंक दें और रस को रखें। इसका भी आप पानी में 5% मात्रा के हिसाब से
इसमें आप इसको जो लाही ग्रसित पौधा है उस पर छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी लाही का नियंत्रण होगा और ये इको फ्रेंडली है, इससे वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा। इसके अलावा अगर छोटे पैमाने पर खेती कर रहे हैं किसान भाई या बागवानी का खेती है शहरों में जो डॉक्टर साहब रहते हैं, उनके लिए राख जो होता है जी गोईठे का, पुआल का जो भी राख है उसको पीस करके या महीन करके उस पर भी भुरक देंगे पौधा पर, तब भी लाही मरेगा। और इसके अलावा जब ज़्यादा हो जाएगा आक्रमण, तो आक्रमण की तीव्रता बढ़ जाएगी, तब तो रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले, और ये जो अभी मौसम है बहुत ही सुहावना मौसम है और ख़ासकर लाही के पनपने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत ही अनुकूल है। और इस तरह का वातावरण यदि लगातार जारी रहा तो लाही कीट की संख्या भी बढ़ेगी, जैसा कि आपने बताया। हाँ, इसकी संख्या बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी, आबादी बढ़ने के चलते इसका प्रकोप होगा और नुकसान ज़्यादा होगा। जी, इसी सब तरह के कीट का नियंत्रण करने के लिए हम लोग आज अपने झारखंड के किसान भाइयों को जानकारी करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, खेतों से चलकर अब हम लोग वापस किचन गार्डन में आते हैं। लोग आज देखा जाता है कि शौक से अपने किचन या बरंडे में, छत पर, गमले में छोटे छोटे रूप में, चाहे वो फूल का पौधा हो, चाहे सब्जी का पौधा हो, आजकल तो सभी हाइब्रिड का ज़माना आ गया है, तो उसकी छोटे रूप में खेती करते हैं। यदि किचन गार्डन में लाही का प्रकोप हो जाए तो उसका नियंत्रण, उसका बचाव कैसे किया जाए? उसके लिए वानस्पतिक कीटनाशी, नीम से निर्मित कीटनाशी बाजार में उपलब्ध है, निमेक्टिन के रूप में, निमेरिन के रूप में, अचूक के रूप में। उसका 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाना है और उसको पौधों पर छिड़काव करना है। उसके अलावा जो राख जो होता है, राख, कोयले का राख, महीन राख, पुआल का राख, लकड़ी का राख या गोईठे का राख जो उपलब्ध है, उसका राख का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे लाही का जो आक्रमण है वो बहुत नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से इको फ्रेंडली जो इंसेक्टिसाइड है उसके द्वारा बागवानी वाला फसल है या किचन गार्डन में है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम खेत में आते हैं, जो कि जब बहुत अधिक मात्रा में जब इसका प्रकोप होगा तब हम आप क्या करेंगे उसके बारे में। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने राख का चर्चा किया कि छोटे मोटे यदि आप बागवानी में, किचन गार्डन में या अपने घर के आसपास जिस प्रकार के किचन गार्डन में आप ये काम करते हैं, राख का इस्तेमाल करना चाहिए। तो राख की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितने बार इसका छिड़काव करना चाहिए और ये किस प्रकार लाही कीट का नियंत्रण कर सकता है? राख का छिड़काव इस तरह से करना है कि जो ग्रसित पत्तियां हैं उस पर एक हल्का लेयर बन जाए, उतना ही मात्रा में करना है। और राख को पहले महीन कर लेना है और इसको सुबह के वेला में भुकाव करना है। ये भी बहुत ज़रूरी इसलिए है कि उस समय शीत रहता है ना, तो जो भी भुकाव करना है। एक और भी है कि धूल आता, कीटनाशी धूल, रासायनिक, जैसे कि फेनोल्फोरेट का धूल आता है, क्विनोलफॉस का धूल आता है, क्लोरोपाइरीफॉस का धूल आता है। 3 धूल है, 3 में से किसी एक का अगर खेत में करना है तो 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से, और अगर बागवानी में करना है तो उसी हिसाब से, ताकि सभी जो पौधों के पत्तियां हैं वो हल्का हल्का उसमें एक लेयर बन जाए। डॉक्टर साहब, सुबह की बेला में करना है। जी डॉक्टर साहब, अनुशंसित जो कीटनाशी है उसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि लाही का प्रकोप कम हो जाए? कुछ कीटनाशी अनुशंसित हैं जिसका पानी में घोल बनाना है, उसको 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद दिन में, चूँकि उस समय तक जाड़े के मौसम में जो शीत पड़ता है पौधों पर वो सूख जाता है। जब पौधे पर का सूख जाए उस समय छिड़काव करना है पानी में घोल बना करके अनुशंसित कीटनाशी का। हम उसका नाम लेने जा रहे हैं। वो कीटनाशी में से इमिडाक्लोपीड है जो 17.8% तरल के रूप में आता है। पिप्रोनिल है जो 50% तरल के रूप में आता है। तो अगर इमिडाक्लोपीड करना है या फिर प्रोफेनोफॉस करना है तो उसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाना है और उसको छिड़काव करना है 10 बजे 9 बजे के बाद पहली बेला में। जी, दिन भर किसी समय कर सकते हैं। उसके बाद फिर है फिप्रोनिल भी है, जिसका कि 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाना है। उसके बाद बाइफेंथ्रिन है, उसका भी 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाना है। तो इन 4-5 जो कीटनाशी हम बताए हैं उसमें से किसी एक का
या एक का इस्तेमाल कर लिए हैं, एक स्प्रे किए हैं, तो 15 दिन के बाद फिर दूसरे कीटनाशी का घोल बनाइए और उससे एक ही कीटनाशी को बार बार इस्तेमाल करना उतना अच्छा नहीं माना जाता है जितना कि बदल बदल करने से होता है। इस तरह से आप लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाई बहनों, आज आपने शीतकालीन मौसम में हानिकारक कीट का प्रकोप और उसका नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त किया, खासकर लाही कीट के बारे में। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर रविंद्र प्रसाद जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को लाही कीट के प्रकोप और उसके नियंत्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार किसान भाई, नमस्कार।